हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, हमने मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम आपको हिंदी मीडियम के लगभग सभी टॉपर्स की आंसर राइटिंग की कॉपी दिखाएंगे कि वो किस तरह लिखते थे, मतलब इसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट करते थे, फ्लो चार्ट, डायग्राम किस तरह लिखते थे, भूमिका, मेन बॉडी, उसका कॉन्क्लूजन किस तरह लिखते थे ताकि उनको नंबर ज़्यादा मिले हैं। तो हम एक एक करके टॉपर्स की कॉपी दिखाएंगे, जीएस के 1, 2, 3, एथिक्स की भी, ऐसे की भी दिखाएंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी दिखाएंगे। साथ में हम इनकी जो पीडीएफ है उसको आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे, जिसकी लिंक हम हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे। तो आज हम आपके लिए पार्ट 1 में लेके आए रवि कुमार सिहाग सर की 2018 की आंसर राइटिंग की कॉपी। तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि वो 2000 सर में किस तरह लिखते थे आंसर, और हम आपको उन्हीं सर की 2021 की भी आंसर राइटिंग की कॉपी दिखाएंगे। तो फिर कंपैरिजन करने में बड़े आसान रहेगी उन्होंने किस तरह इम्प्रूवमेंट किया और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया, ताकि उनकी 2021 में जो रैंक आई, 18वीं रैंक आई, अच्छे मार्क्स लेके आए मेंस में। तो आज हम शुरू करते। आपको एक फॉर्मेटिंग दिखा रहा हूँ मैं, बाकी जो आप खुद डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, तो अच्छे से एनालिसिस कर पाना आप 2018 की। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। इनको जो 250 नंबर था ओवरऑल पेपर, उसमें से मार्क्स है। बाकी हम नीचे चलते अभी क्वेश्चन देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने शुरुआत की है जनता का जनता के लिए शासन, मतलब किस तरह के इब्राहिम लिंकन का जो कोट है उसको वहाँ से इन्होंने आंसर राइटिंग की शुरुआत की है। अब नीचे देखते हैं हम कि इन्होंने जो अच्छे से है, भारत की संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रतिमानक रूप में मौजूद है, जो अपनी एक निश्चित विचारधारा से संविधान के मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक पूरा पैराग्राफ में लिखते गए। लैंगिक आधार की बात की जाए तो भी वही स्थिति विद्यमान है, लगभग सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। तो थोड़े आंकड़े भी दिए कि 16 लोकसभा में चुनावों में केवल 62% सीटें थी महिलाओं को प्राप्त हुई थी। तो इस तरह उन्होंने आंकड़े भी दिए। फिर इनको जो कॉम्प्लीमेंट मिला है, पार्टियों में वंशवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें। तो अच्छा प्रयास था। 12.5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर मिले। तो आप खुद से देख लेना है, इसमें मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है, विवेचना करें। तो इससे क्वेश्चन कई बार भी आता है, संघवाद की भूमिका निभाता है हमारा वित्त आयोग है। तो इन्होंने जो भूमिका शुरू की है, आर्टिकल भी इसमें बताया है, आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति है वित्त आयोग का गठन करता है, मतलब उसके बारे में बता दिया। इतनी प्रमुख भूमिका प्रदान किए जाने के बाद भी वित्त आयोग की बाध्यकारी प्रवृत्ति ने बनाए जाने को कुछ आधारों पर समझा जा सकता है कि बाध्यकारी प्रवृत्ति क्यों बनाई गई, मतलब नहीं बनाई गई, उसके बारे में है। तो इसमें 4.5 नंबर है इनके। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं इसको बड़ी शॉर्ट में बना रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ में पूरी कॉपी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि मूल कर्तव्य कानूनी बाध्यता एवं न्यायिक परिवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज बनकर रह गए हैं? वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना करें। 12.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इनकी जो शुरुआत है हमको देखते हैं। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का अध्याय नहीं था 1975 में। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1975 में सरदार सुवर्ण सिंह समिति की। उन्होंने डाटा दिया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। फिर उन्होंने इन्हें जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य भी बता दिया, नागरिकों के अधिकारों को साथ साथ राष्ट्र में उनके मूल कर्तव्यों को याद दिलवाना था।
यहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। फिर कुछ आलोचकों के अनुसार, मतलब उनका जो मत क्या था आलोचकों का, तो उनके बारे में बता दिया। फिर वर्मा समिति के बारे में बताया है। वर्मा समिति ने भी ये विचार प्रस्तुत किया था, तो इसके बारे में बताया है। फिर ये जो निष्कर्ष के है, तो निष्कर्ष के तौर पर इन्होंने लिख दिया कि इस प्रकार संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप एवं मूल अधिकारों को देखते हुए मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा करने से अनेक साम्यवादी देशों जैसे चीन की भांति व्यक्ति की स्वतंत्रता के सीमित होने का खतरा भी था। तो लास्ट में इन्होंने एक देश से कंपेयर करके बता दिया कि चीन है तो इसमें किस तरह से इसका प्रभाव है। तो अच्छा, सराहनीय प्रयास, 6 नंबर मिले इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों जगह साथ साथ चुनाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक परीक्षण करें। तो हम इसकी भूमिका देखते हैं। बाकी मेन बॉडी आप PDF में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए मैं केवल जो की पॉइंट उनको बता देता हूँ। भारत में संघीय व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें केंद्र एवं राज्य में अलग अलग सरकार की व्यवस्था है। 1967 के बाद केंद्र एवं राज्य में चुनाव भी अलग अलग होने लगे। यदि भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार की बात की जाए तो यह प्रमुखतः धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, भाषा आदि संकीर्ण तत्वों से प्रभावित होता है तथा विकास एवं विचारधारा जैसे मुद्दे भी कुछ हद तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इसको जो साइड में लिखा गया कि एक साथ चुनाव कराने के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की और स्पष्ट चर्चा करें, ये बताया गया है। बाकी इन्होंने ये निष्कर्ष लिख दिया लास्ट में कि इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव करने से संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि केंद्र में जीतने वाले दल के राज्य में जीतने की प्रबल संभावना बन सकती है। हालांकि ये निरापवाद नहीं है। 1967 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी होने के बावजूद गैर कांग्रेसी सरकार का बनना इसका उदाहरण है। तो अपनी प्रमाणिकता भी दे रहे साथ साथ में कि उदाहरण दे दिया, उसमें चीन का दे दिया, तो इस तरह से है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना करें एवं इसके निवारण हेतु मौलिक उपाय सुझाएं। तो इन्होंने भूमिका शुरू की है, तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर उन्होंने पॉइंट भी बना दिए कि हालांकि तृतीय न्यायाधीश मामले में न्यायपालिका ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया था। इसके अलावा फिर इसने पॉइंट बना के लिख दिए सारे कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल ने सुनिश्चित करना, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 के अभिलक्षणों की चर्चा करें। तो इसमें पॉइंटिंग फॉर्मिंग है, पॉइंट बना के लिखा गया है। नेक्स्ट निष्कर्ष इसमें लिखा नहीं गया, तो शायद टाइम कम रहा हो, जो भी वजह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती बनते जा रहे जम्मू कश्मीर राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिए इस राज्य की विशेष परिस्थिति में संशोधन किए जाने की ज़रूरत है? भारत एवं जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य वर्तमान संवैधानिक संबंधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करें। 12.5 नंबर का है। तो इन्होंने शुरुआत की है यहाँ से कि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में जारी हिंसा, तनाव, पथराव, भारतीय सेना कार्रवाई आदि कुछ ऐसे कारक है जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो काटापीटी होती है यहाँ से सबसे लगभग थोड़ी बहुत, तो लेकिन जितनी कम हो अच्छी बात है। अखंडता पर भी गंभीर खतरे का कारण बन रहे हैं। कश्मीर के भारत में विलय कर
विलय पर कश्मीर को कुछ विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 370 भी जोड़ा गया था। इस तरह इन्होंने ठीक से आर्टिकल 30A के प्रावधानों की भी चर्चा करें, कमेंट दी गई है। निष्कर्ष यहाँ भी नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, बाकी बीच में क्वेश्चन है। अब हम इस तरह आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कार्य के लिए तो मतलब कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हम इस सीरीज, इसका पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 लेके आएंगे। इस तरह एक एक पार्ट बनाते जाएंगे। आपको एक एक जीएस के पेपर की कॉपी दिखाएंगे, साथ में ऐसे है, ऑप्शनल है, सबकी दिखाएंगे और भी टॉपर्स की लेके आएंगे। और सबकी जो कॉपी है, हार्ड कॉपी, वो आपको नीचे लिंक दी गई है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसी पार्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।